मंगलाचरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जिसका स्वाध्याय चल रहा था उसमें हम लोग 2 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें पहले अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन आया था। ठीक है। फिर दूसरा अध्याय जो हमने देखा था उसमें जीव के 5 असाधारण भाव जो थे उनके बारे में वर्णन आया। फिर विग्रह गति के बारे में वर्णन आया और शरीरों के बारे में वर्णन आया। इसके अलावा हमने ये कुछ चीज़ें अलग अलग प्रकार की 3-4 प्रकार की चीज़ें हमने दूसरे अध्याय में देखी थी। अब जो अध्याय चालू हो रहा है उसमें हम 3 लोक की रचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आने वाले 2 अध्यायों में कुछ लोक की रचना के बारे में वर्णन आएगा जो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक के बारे में वर्णन है और जो चौथा अध्याय आएगा उसमें ऊर्ध्वलोक के बारे में वर्णन आएगा। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ भेजी थी ग्रुप पे जिसमें डिस्टेंसेस वगैरह नापने के यूनिट्स जो होती हैं जो हमारे दर्शन में बताई गई हैं वो बताया था। तो हम आज क्या करेंगे कि आज हम एक भूमिका बनाते हैं कि लोक की रचना कैसी होती है, क्या क्या उसके मापदंड होते हैं, क्या क्या उसके नाप होते हैं अलग अलग जगहों के, कहाँ कहाँ कितने कितने स्वर्ग नरक आदि रचनाएं होती हैं, कितनी पृथ्वियाँ होती हैं, उन पृथ्वियों की मोटाई कितनी कितनी होती है, लोक किस आधार पर टिका हुआ है। ठीक है। ये हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। समय को नापा कैसे जाता है, समय को नापने की क्या क्या यूनिट्स होती है, ये हम देख लेंगे तो इससे एक भूमिका बन जाएगी। फिर इसके बाद जब हम सूत्र पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें कुछ हमको नई टर्म आई, जैसे आया कि इतनी सागर की आयु है। तो अब सागर होता क्या है, हम इतना सुनते आते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर की आयु होती है, सप्तम नरक में 33 सागर की आयु मिलती है। तो ये सागर होता क्या है, लोक 14 राजू का है तो ये राजू होता क्या है, योजन होता क्या है, इन सब टर्म्स को हम समझ लेंगे आज, जिससे कि हम आने वाली जो क्लासेस है उसमें जो भी टॉपिक आएगा उसको समझने में हमको बहुत आसानी होगी। ठीक है। बीच बीच में डाउट्स नहीं आएंगे इस प्रकार के। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक जो डिस्टेंस वाली जो चीज़ भेजी थी ग्रुप पे वो सभी अगर खोल सकते हो तो खोल लेना, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अपन ने देखा था लोक, लोक कितना होता है, तो 14 राजू का लोक होता है, ये सबको पता है। ठीक है। अपन 2-3 बार क्लास में इस चीज को देख चुके थे। लोक की हाइट कितनी है, 14 राजू की। राजू क्या है, अब तो डिस्टेंस नापने की एक यूनिट, इसको राजू कहते हैं। ठीक है। अब उसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि 1 राजू बराबर असंख्यात योजन। ठीक है। 1 राजू बराबर असंख्यात योजन। अगर कोई इसको व्हाट्सएप पे से कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट कर सकता है तो यहीं पर खुल जाएगा वो सबके लिए। हितेन कर दोगे? हाँ, एक मिनट। हाँ। तो 1 राजू जो है वो असंख्यात योजन के बराबर है। हाँ, थैंक यू। ठीक है। असंख्यात योजन मतलब अपन गिन नहीं सकते कितने योजन के बराबर है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट होती है राजू। ठीक है। असंख्यात योजनों के बराबर। अब योजन यहाँ पर 2 प्रकार के देखने में आएंगे अपने को। कौन कौन से प्रकार के, एक महायोजन और एक लघु योजन। ठीक है। महायोजन और लघु योजन 2 प्रकार का योजन होता है। महायोजन कब उपयोग में आएगा, जब हम किसी पर्वत की हाइट को देखेंगे, किसी द्वीप समुद्र की विस्तार को देखेंगे, समुद्र की गहराई को देखेंगे,
सुमेरु पर्वत की हाइट देखने की बात आई अगर, या कोई अकृत्रिम रचना, सबसे इजीएस्ट समझने के लिए किसी भी अकृत्रिम रचना के जब अपन विस्तार पढ़ेंगे, द्वीप समुद्र का, नरक का, पृथ्वियों का, स्वर्गों का, विमानों का, नरक के बिलों का, इनके बारे में जब विस्तार पढ़ने में आएगा, तो उसमें जो योजन उपयोग हुआ है, तब अपने को कौन सा योजन ग्रहण करना है? इन अकृत्रिम रचनाओं के लिए महायोजन को ग्रहण करना है। ठीक है, अकृत्रिम रचनाओं के लिए महायोजन को ग्रहण करना है। और जब किसी की हाइट की बात आएगी, किसी मनुष्य की, किसी त्रियंश की, देव आदि की, तो इनकी हाइट का जब वर्णन आएगा, तो कौन सा योजन ग्रहण करना है? लघु योजन। जैसे अपन ने महामत्स्य की हाइट देखी थी, जो स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है, उस महामत्स्य की हाइट अपन ने देखी थी 1000 योजन की। तो वो 1000 योजन महायोजन नहीं है, वहां पर लघु योजन को ग्रहण करना है। ठीक है, तो एक महायोजन कितना है? 2000 कोस के बराबर है। एक महायोजन 2000 कोस के बराबर, और एक लघु योजन 4 कोस के बराबर। ठीक है, एक लघु योजन 4 कोस के बराबर। फिर एक कोस कितना होता है? तो एक कोस 2000 धनुष के बराबर होता है। एक कोस 2000 धनुष के बराबर होता है। एक धनुष कितना होता है? तो 4 हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ का एक धनुष होता है ना? ये अब सब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको लिखने को भी लिखना चाहिए, और लिखेंगे तो धारणा में ज्यादा समय तक बना रहेगी ये चीज। एक कोस 2000 धनुष के बराबर, एक धनुष 4 हाथ के बराबर, यहां तक अपन ने देख लिया। एक धनुष 4 हाथ के बराबर। अब एक हाथ कितना? तो 24 अंगुल। एक इसकी आड़े अंगुली की लंबाई को अंगुल कहा जाता है। ठीक है, आड़ी अंगुली की लंबाई को अंगुल कहा जाता है। तो 24 अंगुल का एक हाथ, 24 अंगुल का एक हाथ। जी हाँ। भाई इसमें जैसे लिखा है कि एक धनुष इज इक्वल टू 4 हाथ, हाँ तो अब हाथों की डिस्टेंस मतलब सॉरी लेंथ भी जो होता है वो तुम्हारे हाथ का लेंथ अलग होगा, मेरे का अलग होगा, यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड लेना है फिर? हाँ, यहाँ पर मतलब वो होता है, वो व्यवहार धनुष, व्यवहार हाथ अलग होता है। इनको अपन व्यवहार और एक टर्म और होती है, वो क्लिक नहीं हो रही मुझे, उसमें डिवाइड करते हैं। वो हर मनुष्य की अलग रहती है। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अ, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कमलासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं समव शरण में। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो अंगुल किसका, अगर आदिनाथ भगवान का अंगुल देखें, तो उनका अंगुल तो बहुत बड़ा, और महावीर स्वामी का छोटा सा। ठीक है, एक प्रमाण अंगुल होता है, एक व्यवहार अंगुल होता है। ठीक है, याद आ गया, प्रमाण अंगुल और व्यवहार अंगुल। तो व्यवहार अंगुल सबका अपना अलग अलग, और प्रमाण मतलब जो एक सबके लिए कॉमन टर्म है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो वो जो विराजमान होते हैं, वो अपने खुद के अंगुल की साइज के हिसाब से विराजमान होते हैं, व्यवहार अंगुल की। तो महावीर स्वामी अपने अंगुल के हिसाब से विराजमान होंगे, आदिनाथ स्वामी अपने के हिसाब से। ठीक है, हाँ यहाँ पर ठीक अपने है। को प्रमाण वाले को ग्रहण करना है, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। काल के हिसाब से हो सकता है क्या? हाँ मतलब जैसे काल हाँ, उसके हिसाब से होगा। वो व्यवहार अंगुल जो है, वो काल पर डिपेंड करेगा। प्रमाण अंगुल हर काल में एक जैसा रहेगा। ओके। ठीक है, नहीं, ये तो मुझे क्लियर है कि आदिनाथ भगवान अपने अंगुल के हिसाब से 4 अंगुल ऊपर और महावीर स्वामी अपने अंगुल के हिसाब हाँ से। बट यहाँ पे जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक धनुष इज इक्वल टू 4 हाथ, तो ये समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आज हम कैसे रेलेवेंस मानेंगे, कौन से 4 हाँ, हाथ? वो हमने उसको कैसे उसको करा कि एक हाथ को करीब करीब 1.5 फीट मान लिया है हमने अपनी मॉडर्न टर्म्स के हिसाब से, तो वो एक चीज कॉमन हो गई है। जैसे अपन बोलते हैं एक हाथ बराबर करीब करीब 1.5 फीट आ जाएगा। तो अच्छा अच्छा। एक ऐसे एक धनुष मिलकर के कितने फीट का हो जाएगा? 6 फीट के आसपास का हो जाएगा। हाँ समझ गई। ठीक है, तो वो एक फिर कॉमन हो जाएगा सबके लिए कि हमको एक हाथ को करीब 1.5 फीट मानना है। तो फिर क्या होता है, इससे अपने को समझ में आ जाता है कि भगवान की ये जो समव शरण कितना ऊपर विराजमान होता है,
तो कितने धनुष ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं? 5000 धनुष। 5000 धनुष ऊपर विराजमान हो गए तो सुनने में आता है कि 60,000 फीट ऊपर जाकर, नहीं 30,000 फीट ऊपर जाकर के विराजमान हो गए हैं। भगवान को केवल ठीक है, ज्ञान होता है ठीक। तो 30,000 फीट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। तो उससे हमने रिलेवेंट करा कि धनुष को हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया वहां पर। उससे अपन ने कन्वर्ट करा तो अपने को समझ में आया कि एक धनुष मतलब 6 फीट, तो एक हाथ मतलब 1.5 फीट के बराबर करीब होगा। इतना अपने को प्रमाण मान के चलना है कि ये सबके लिए कॉमन रहेगा, और फिर व्यवहार वाला सबके अपने अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हाथ अपन ने देख लिया था, एक हाथ बराबर 24 अंगुल। फिर अपन अब क्या करेंगे, कोस को मॉडर्न टर्म्स में अपन उसको देख लेंगे। अपन माइल देखते हैं, कितना डिस्टेंस, यूएसए वगैरह में माइल में डिस्टेंस देखा जाता है, अपने यहाँ किलोमीटर में देखा जाता है। तो एक कोस जो है उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 मील के लगभग। एक कोस 2 मील के लगभग हो जाता है, और एक मील 1.6 समथिंग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अपन उसको 1.6 या रफली 1.5, 1.5 किलोमीटर करीब करीब मान सकते हैं एक मील को। ये हमने इसको मॉडर्न टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन देखें, जैसे महामत्स्य की हाइट देखी थी हमने, महामत्स्य कितना, 1000 योजन लंबा। तो 1000 योजन कितना होगा, तो अपने को कौन सा योजन लेना है, लघु योजन, क्योंकि वो हाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वहां पर। तो 1000 योजन मतलब 4000 कोस। ठीक है, एक कोस मतलब कितना होगा, एक कोस मतलब कितना होगा, 2 मील। हाँ बोलो। इसमें एक कोस 2000 धनुष भी लिखवाया है ना? एक कोस 2000 धनुष नहीं लिखा है वो। अच्छा, और एक फिर कोस 2000 धनुष वो वाला धनुष है, क्या बोलते हैं वो, बड़े उसके लिए लिखा गया है। जो महायोजन है ना, उसके लिए लिखा गया है। इसको ब्रैकेट में अगर आप लोग एडिट कर सकते हो तो कर लेना। वो महायोजन, जो योजन है ना, जिससे अकृत्रिम चीजों की रचनाएं नापी जाएंगी, उसके लिए लिखा गया है। अच्छा, ठीक है, ये अपने को साधारण वाला कोस लेना है। जो लघु या फिर हाइट्स वगैरह को नापने के लिए लिया जाएगा, वो वाला कोस 2 मील का लेना है। ठीक है, तो अपन 4 कोस देख लो, 4 कोस कितने होंगे, 4 कोस लगभग लगभग 8 मील। 8 मील। और 8 मील को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 12 12। 12 आ गया। फिर ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 योजन की उसकी हाइट है, तो वो 12,000 किलोमीटर का आ जाएगा। समझ में आया? अपन ने महामत्स्य की हाइट बताई थी 12,000 किलोमीटर की, तो अपन ने लघु योजन से निकाल के देख लिया अभी। समझ में आई सबको ये? बाकी सबको? ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, जम्बू द्वीप वगैरह कितना चौड़ा है, सुमेरु पर्वत का विस्तार कितना है, ये सब चीजें जब देखने जाएंगे तो अपने को महायोजन को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो 2000 कोस वाला योजन है। अपन देखते हैं अपना लोक की रचना कैसी होती है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर छोटी रहे अपने अपने फोन में तो उसको पिन कर लेना, तो वो बड़ी हो जाएगी। सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ या ना बता दो मुझे हाँ आप लोग। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, ये अपना 3 लोक का नक्शा है। ठीक है, ये 3 लोक का नक्शा है। इस 3 लोक के नक्शे में अपन कुछ कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जिससे अपने को आगे आसानी रहे। इस 3 लोक के नक्शे में ये ऊपर से यहाँ नीचे तक की हाइट, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर से नीचे तक कितना रहेगा, 14 राजू का ये रोग रहेगा। ये पूरा लोक कितना है, 14 राजू का। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, 12 भावना में 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीवन आदि से भरमत हैं विज्ञान। ठीक है,
तो इस 14 राजू के लोक में अपन रहते हैं। ऊपर से नीचे तक की इसकी लंबाई 14 राजू की है, ठीक है। अब इसके बाद ये ऊपर देखो, जो विड्थ दिख रही है मेरे कर्सर से, इतनी सी चौड़ाई इसकी वैरी कर रही है। यहाँ पर कम है, फिर यहाँ ज़्यादा है, फिर इधर और वापस कम हो रही है और नीचे बढ़ रही है। तो अपन सबसे ऊपर की चौड़ाई देख रहे हैं, सबसे ऊपर की। कर्सर को देखोगे मेरे तो समझ में आएगा। सबसे ऊपर की चौड़ाई है इसकी 1 राजू की, यहाँ की 1 राजू की चौड़ाई है सबसे ऊपर। फिर नीचे विस्तार को प्राप्त होकर के यहाँ जब बीच में आता है, पांचवा छठा स्वर्ग दिख रहा है यहाँ पर, इसके आसपास पांचवे छठे स्वर्ग के आसपास इसका विस्तार 5 राजू का हो जाता है। कितने का? 5 राजू का। फिर नीचे वापस सकरा हो गया, कितना हो गया? वापस से 1 राजू का, 1 राजू का, फिर 5 राजू चौड़ा हो गया, फिर सकरा होकर के 1 राजू का रह गया, ठीक है। फिर नीचे कितना फैल गया वो? वापस से फैलते फैलते विस्तार को प्राप्त होते होते नीचे 7 राजू का, ठीक है। ये 7 राजू का। वापस से अपन समझेंगे, ऊपर सबसे ऊपर 1 राजू का, फिर ये पांचवे छठे स्वर्ग के आसपास विस्तार को प्राप्त होते होते 5 राजू का होगा, फिर वापस सकरा होता जाएगा, पुनः 1 राजू का रह जाएगा। फिर उसके बाद सबसे नीचे विस्तार को प्राप्त होते होते ये 7 राजू का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस लोक में सब ये लोक किसके आधार से टिका हुआ है? जैसे अपन जो है, अपन कभी फर्श पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अपना आधार क्या है? फर्श या कुर्सी, इस पर बैठे हुए हैं। ये किसके आधार पर है? तो ये जमीन के आधार पर है, ठीक है। जो फर्श है हमारा, टाइल्स है हमारी, किसके आधार पर है? जमीन के आधार पर। हम किससे टिके हुए हैं? तो ये लोक किससे टिका हुआ है? तो ये लोक वात वलयों से टिका हुआ है। किसके आधार पर है? वात वलयों के आधार पर है। वात वलय क्या? तो वात वलय हवा की मोटी मोटी लेयर्स, इनको वात वलय कहते हैं। हवा की मोटी मोटी लेयर्स, ऐसी 3 लेयर्स पर ये लोक टिका हुआ है। देखो ये लोक खत्म हो रहा है, सबको मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर लोक खत्म हो गया। इसके नीचे 3 लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। कोई एक व्यक्ति हाँ या ना बोलेगा। कनिका दीदी समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ हाँ, रहा है। ठीक है। ये 3 लाइंस दिख रही है, तो लोक यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये किसके आधार पर है? इसका वजन कौन संभाल रहा है? तो ये 3 वात वलय, मतलब हवा के बड़ी बड़ी लेयर्स इसका वजन संभाल रही है। ये लोक किसके आधार पर है? तो इन वात वलयों के आधार पर है। किसी कछुए की पीठ पर नहीं है, किसी की नाभि पर नहीं है, ठीक है, और शेषनाग पे भी और नहीं। शेषनाग पे भी नहीं है। ये लोग ये किस पर है? एग्जैक्टली कल जो कलकला पृथ्वी लिखी है भाई, उसी के नीचे जो लाइंस हैं, यही बात वलय को रिप्रेजेंट कर रहे यही हैं। वात वलय को रिप्रेजेंट कर रही है आप। हाँ, और दूसरी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या, एक एटलस देव होते हैं जो ग्लोब पकड़ के रखते हैं, उनके आधार पर भी नहीं है, ठीक है। लोग किसके आधार पर है? तो वात वलयों के आधार पर है। वात वलय 3 है, 3 वात वलय। जो देखो, जिस पर मेरा कर्सर है, जो सबसे पहले है, लोक के अकॉर्ड अपन लोक से चलना चालू करते, सबसे पहले जो है उसका नाम है घनोदधि वात वलय। लिखते जाएंगे सब तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको, ठीक है। हाँ मैं लिख रही हूँ। हाँ, सबसे पहला वात वलय जो लोक से चिपका हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं घनोदधि वात वलय। घन प्लस उदधि, मतलब घन मतलब क्या? हवा, और उदधि मतलब पानी। मतलब उस जो लेयर है हवा की, उस वात वलय में हवा भी है और साथ में पानी भी है। इसको कहते हैं घनोदधि वात वलय। उसके बाद सेकंड नंबर की लेयर, उसका नाम है घन वात वलय। थोड़ा सा ना देवांग जूम कम करो एक बार।
हाँ वो नहीं दिख रहे नीचे के जो 3 हाँ, भाग 1 दिख मिनट रहे रुक हैं। जाओ, उसको अपन यहीं से ज़ूम कर लेते हैं ना, ये देखो, अब दिख रहा है, हाँ, हाँ। ठीक है? ये है भाई ये जो मेरे पे बुक है उसमें फ्रंट पेज पे जो दिया है तीनों में सबसे स्वर्ग की ऊपर वाली लेयर्स का नाम ये लिखा है, तो सेम होती है क्या? ये ऊपर ना, 1 मिनट रुकना, यहाँ तो हाँ, यहाँ पर भी सेम वो लेयर्स का नाम है सेम जो उसमें लेयर्स लिखा है। चारों तरफ है इस लोक के। ये देखो, ये अच्छा जो अच्छा 3 अच्छा। लेयर बन रही है ना, वो पूरे लोक को कवर करके रखी हुई है, तो ठीक है? ये वही एयर की वो है जो हाँ, चारों तरफ यही एयर की, यही है, ये एयर के लंबे-लंबे ठीक है पट्टे, ठीक है? ऐसा समझना है, ठीक है। जो पूरे लोक का वज़न सँभाले हुए हैं। तो ये घनोदधि वातवल है। सबसे पहली का समझ नाम गया, उसे दिख घनोदधि, नहीं रहा है। फिर दूसरी वाली का नाम घनवातवल है। इसमें अब जल नहीं पाया जाएगा, उदधि नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ हवा है, घनवातवल है। इसके बाद तनुवातवल है। 3 वातवलों के नाम देख लिए हमने, घनोदधि वातवल है, घनवातवल है, तनुवातवल है। लोक को डायरेक्टली संभाले हुए कौन है? डायरेक्टली संभाले हुए घनोदधि। घनोदधि का आधार कौन? घन, घनवात वलय। घनवात वलय का आधार कौन? तनुवात वलय। और तनुवात वलय का आधार कौन? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य तनुवात वलय का आधार है। किसी ने कुछ डाउट पूछने के लिए हैंड रेस करा है क्या? हाँ भैया। मैं ये पूछ हाँ हाँ, आपकी आवाज कट रही थी, वापस वाला हिस्सा, आवाज ये कट रही। इसको ही हम वलय के बाहर वाला जो हिस्सा है, हाँ इसको ही हम आलोका लोकाकाश कहते हैं हाँ, क्या? इसको ही अलोकाकाश कहते हैं। ये जो यहाँ तक आलोका जो की लोका, अलोकाकाश, अलोकाकाश, और उसके अंदर वाला लोकाकाश कहलाता ये है। जो है ये पूरा 3 लोक दिख रहा है। मतलब इस वात वलय, इस टॉप वाले वात वलय से लेकर के नीचे तक ये लोकाकाश है, इसमें लोक पाया जाता है। और इसके बाहर देखो, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं अभी, ये आलोकाकाश हो ये गया। अलोकाकाश है। यहाँ पर सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाएगा, बाकी ठीक ठीक ठीक। छयों द्रव्य यहीं पर पाए जाएंगे, बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाएगा। तो ये जो तनुवात वलय है, इस तनुवात वलय का आधार कौन है? आकाश। इस तनुवात वलय का आधार आकाश है। इसको किसने संभाला है? तो आकाश द्रव्य ने संभाला है। और आकाश का आधार कौन है? तो आकाश स्वप्रतिष्ठित है, उसको कोई नहीं संभालता, ठीक है? लोक का आधार घनोदधि, घनोदधि का आधार घन, घन का आधार तनु, ठीक है? तनु का आधार आकाश द्रव्य, और आकाश का आधार कौन? कोई नहीं, आकाश स्वप्रतिष्ठित द्रव्य है, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, हाँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ये 14 राजू का लोक था, जिसमें ऊपर एक राजू, यहाँ ब्रह्म स्वर्ग के आसपास, 5वें स्वर्ग के आसपास 5 राजू, वापस मध्यलोक के आसपास 1 राजू, और नीचे 7 राजू का विस्तार है। इस लोक की गहराई कितनी है? ये 2D चित्र है, ये 2D है। 3D देखेंगे अपन, ये देखो 3D। तो ये लोक की गहराई कितनी है? यहाँ से पीछे तक कितना गहरा है? तो सर्वत्र 7 राजू गहरा है। यहाँ ऊपर भी 7 राजू गहरा, बीच में भी 7 राजू गहरा, मध्यलोक के आसपास भी 7 राजू गहरा, और नीचे भी 7 राजू गहरा। सर्वत्र 7 राजू गहरा यह लोक है, ठीक है? समझ में आ गया? ये इमेज अपन 2D देख रहे हैं, इसी को 3D में इमेजिन करना है। तो पीछे कितना जा रहा है? ये 7 राजू, सब जगह से 7-7 राजू, सर्वत्र 7 राजू इस लोक की गहराई है। डेप्थ और हाइट कांस्टेंट है, हाँ, डेप्थ और लेंथ हाइट चेंज हो रही है। कांस्टेंट है, विड्थ चेंज होती रहती है, ठीक है? ये अपन ने देख लिया। इसमें से अब क्या है? इस लोक के डिवीजन किए गए हैं, 3 डिवीजन है इस हाइट लोक। कांस्टेंट मतलब हाँ, हाइट हाइट भी 14 कांस्टेंट राजू, है? 14 14 फिक्स है वो।
नहीं वो बीच वो त्रसनारी की हुई ना 14, बाकी सब में तो देखो साइड में कम होती जा रही है ना। नहीं, त्रसनाड़ी क्या होती है, बीच के कॉलम को त्रसनाड़ी नाम दिया है, जो कॉलम यहाँ पर बना हुआ है उसको। हाँ तो वो इसमें जो इमेज में दिख रहा है वो सेम है हाइट। हाँ, 14 राजू कहाँ से, त्रसनाड़ी की हाइट 14 राजू नहीं है। ये जो ऊपर वात वाला है ना, उसका जो टॉप है, उसका जो टॉप है, वहां से लेकर के यहां तक, ये इधर नीचे पॉइंट तक, यहां तक 14 राजू है। त्रसनाड़ी थोड़ी छोटी होती है 14 राजू से, कुछ कम 13 राजू की और अगर हाइट होती है कॉर्नर से उसकी। देखें तो, हाँ, अगर कॉर्नर से देखें तो कौन से कॉर्नर से? जैसे इसको 2D माने तो राइट साइड, जैसे जो नरक है वो थोड़ा चौड़ा है। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पर विड्थ चेंज हो रही है। विड्थ यहाँ पर 1 राजू की है, इधर 5वें 6ठे स्वर्ग के आसपास 5 राजू की है। कर्सर देखना मेरा कहाँ बता रहा हूँ मैं। यहाँ 5 राजू की है, यहाँ 1 राजू की है, मध्यलोक के आसपास जहाँ बीच में है वो 1 राजू, और नीचे 7 राजू की है। समझ में आया क्या बताया? हाँ हाँ समझ गया। ठीक है। इस लोक के फिर 3 विभाजन किए गए। कैसे 3 विभाजन किए गए? ये ऊपर वाले 7 राजू ऊर्ध्वलोक, और नीचे वाला 7 राजू अधोलोक। ऊपर वाला 7 राजू ऊर्ध्वलोक, नीचे वाला 7 राजू अधोलोक। मध्यलोक कहाँ गया फिर? तो मध्यलोक इतना छोटा सा है कि उसको गिनना न गिनना नगण्य है। ठीक है। उसका विस्तार सिर्फ 1,40,000 योजन का होता है। कितना? 1,40,000 योजन का मध्यलोक, जो यहाँ बीच में पाया जाएगा। अब अपन ने क्या देखा कि एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, तो उन असंख्यात योजन के सामने 1,00,000 योजन कुछ मायने नहीं रखते इतने। ठीक है। फिर भी मध्यलोक को अधोलोक में ही काउंट कर लिया जाता है, अधोलोक के 7 राजुओं में ही मध्यलोक आ जाता है। ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक, नीचे अधोलोक। ये जो अध्याय अपन देख रहे हैं, तीसरा अध्याय, इसमें मध्यलोक और अधोलोक के बारे में डिटेल्ड वर्णन मिलेगा। ऊर्ध्वलोक के बारे में चौथे अध्याय में वर्णन आएगा। ठीक है। अब देखो इधर। जो अभी 7 राज्यों हमने बताई थी ना, जो उसकी डीप गहराई थी, हाँ, वो कौन सी है, वो दोबारा बताओ। वो अंदर जो डेप्थ बताई थी मैंने, वो। हाँ हाँ, हाँ, मतलब वो क्या ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक का वो है क्या वो? नहीं, मतलब गहराई कैसे है? गहराई ऐसी है जैसे ये जो मैप दिख रहा था, ये अपने को 2D मैप दिख रहा है ना, ये 2D में है ना। इसको 3D में फ्रंट इमेजिन व्यू है करना भाई, वो पड़ेगा। फ्रंट इसको फ्रंट आगे व्यू से है वो। पीछे तक। हाँ, क्या बोल रहे शेष भैया? मैंने बोला वो फ्रंट व्यू है, हाँ, वो सिर्फ फ्रंट फ्रंट व्यू है। व्यू है। वो इसको सामने से देखो तो ऐसा दिखेगा वो, लेकिन ये 3D में है ना, पीछे तक स्ट्रेच हो रहा है। वो 7 राजू गहराई है इस लोक की। इस मैप को देखो तो समझ में आएगा आपको। वो जो अपन देख रहे थे वो फ्रंट व्यू है, उसको 3D में इमेजिन, पीछे एक्सटेंड करो तो कहां तक? 7 राजू, सर्वत्र 7 राजू। समझ में आया सौरभ भैया? हाँ आ गया। ठीक। हाँ, तो अपन ने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक देख लिया। देखो, अधोलोक को मैं एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। ठीक है। पहली पृथ्वी का नाम है रत्नप्रभा। अभी ये सूत्रों में नाम आ जाएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। ठीक है, सूत्र में लिख लेना, अभी लिख नहीं पाओ, बस समझते जाओ। ठीक है। पहली पृथ्वी का नाम है रत्नप्रभा। दूसरी पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा। तीसरी पृथ्वी का नाम है बालुका प्रभा। फिर चौथी पृथ्वी का नाम है पंक प्रभा। पंक प्रभा। फिर पांचवी पृथ्वी का नाम धूम प्रभा। छठी पृथ्वी का नाम तम प्रभा। फिर महातम प्रभा। इनके ऐसे नाम क्यों पड़े? क्योंकि
इनकी कांति किस प्रकार की है? तो पहली पृथ्वी जो है उसकी कांति रत्नों के समान है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा पड़ा। शर्करा प्रभा, हैंड रेज करा। हाँ भैया बोलिए। ये जो ऊपर खर भाग वगैरह जो दो चीज छूटी हैं वो क्या है? हाँ वो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ये अपन एक बार पृथ्वियां समझ लें उसके बाद इसको बताऊंगा मैं। ठीक है। हाँ तो अपन ने ये देखा, ये तीन जो है ये मिला के रत्न प्रभा पृथ्वी है। खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, ठीक है, ये मिला के रत्न प्रभा है। उसके बाद शर्करा प्रभा है, ऐसा समझना। खर भाग, मतलब पंख भाग, पहला बड़ा है बहुत, उसका हाँ एरिया हाँ, बड़ा पहली कहलाएगा पृथ्वी पहली बहुत पृथ्वी बड़ी का। है, पहली हाँ हाँ बहुत ज्यादा विस्तार वाली है, ठीक है। हाँ तो एक के नीचे एक अरेंज्ड है। पहली पृथ्वी की कांति रत्नों के समान है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा पृथ्वी पड़ा। दूसरी पृथ्वी की कांति किसके समान है? शक्कर के दानों के समान, शक्कर के दानों के समान, इसलिए शर्करा प्रभा। तीसरी पृथ्वी की कांति बालू, बालू रेती होती है ना, वैसा रेती के समान है, इसलिए बालू का प्रभा। पांचवी पृथ्वी की कांति पंख अर्थात कीचड़ के समान है, कीचड़ होता है वैसी पृथ्वी है, इसलिए पंख प्रभा। धूम प्रभा, धुएं के समान जिस पृथ्वी की कांति है, इसलिए धूम प्रभा। तमह प्रभा, जहां पर घोर अंधेरा है उसको तम प्रभा, तम मतलब अंधेरा। और महातम प्रभा, जिस पृथ्वी में तम मतलब उससे भी ज्यादा महातम, घोर घोर अंधकार जहां पर पाया जाए, उस पृथ्वी का नाम महातम प्रभा है, ठीक है। उस पृथ्वी का नाम महातम प्रभा। इसके नीचे एक पृथ्वी और होती है जिसको कहते हैं कलंकला पृथ्वी या कलकला पृथ्वी। इन 7 पृथ्वियों के नीचे का जो स्थान है, ऐसी कोई पृथ्वी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऐसा स्थान पाया जाता है आखिरी का कोई जो। रहता है यहाँ? हाँ कोई रहता है कलकला में? हाँ, यहाँ पर 5 स्थावर जीव पाए जाते हैं, जो अपन ने पढ़े ना, पृथ्वी का एक, जल हाँ का हाँ हाँ, एक, अग्नि का एक, मतलब वायु का मनुष्य एक। नहीं रहते, त्रस जीव नहीं रहते। त्रस जीव नहीं रहते, त्रस जीव ये महातम तक ही रहते हैं, यहाँ पर ठीक। स्थावर जीव पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर निगोदिया जीव पाए जाते हैं, लेकिन निगोदिया तो संपूर्ण 3 लोक में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसलिए अपने को सही चीज ये माननी है कि यहाँ पर कौन रहता है? 5 स्थावर रहते हैं, सिर्फ निगोदिया नहीं रहते हैं। 5 स्थावर जीव यहाँ पर पाए जाते हैं इस कलकला पृथ्वी या कलंकला पृथ्वी। तो ये नरक की कैटेगरी में नहीं आता? हाँ, नरक की कैटेगरी में नहीं आएगा। जीव है ही नहीं ना वहाँ, नरक तो जीव ही हाँ, जाएगा इसलिए। नरक में संगी पंचेंद्री ये तो जीव रहते स्थावर हैं। जा रहे हैं। बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नहीं कुछ नहीं। हो गया, ठीक है। अपन देखते हैं, अपन ने रत्न प्रभा पृथ्वी को देखते हैं अपन थोड़ा डिटेल में। सब क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन को पिन कर लेंगे। तुम इतने अच्छे से पढ़ाते हो भाई, एक व्हाइट बोर्ड लेकर आओ, मार्कर लाओ, रतनलाल बनाना जी की हाँ, तरह पढ़ाओ। आइडिया तो अच्छा है, सच्ची में ले आना चाहिए। सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक हाँ है। दिख रहा है। ये जो है रत्न प्रभा पृथ्वी है, पूरी की पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी, ठीक है। यहां से यहां तक रत्न प्रभा पृथ्वी है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं। कौन से 3 हिस्से होते हैं? सबसे ऊपर वाले का नाम है खर भाग, सबसे ऊपर वाले का नाम है खर भाग। इसकी चौड़ाई जो है, ये जो विड्थ है, ये कितनी होती है? 16,000 योजन का, ठीक है। 16,000 योजन का खर भाग, 84,000 योजन का पंख भाग। 16,000 योजन का खर भाग, 84,000 योजन का पंख भाग। फिर अबहुल भाग, ये 80,000 योजन का होता है, ठीक है। खर भाग 16,000 योजन का ऊपर वाला, पंख भाग बीच में 80,000 योजन का, अबहुल भाग 84,000 योजन का, पंख भाग 84,000 योजन का, और अबहुल भाग 80,000 योजन का होता है।
ठीक है। खर भाग के ऊपर अपन लोग रहते हैं, मनुष्य जो हैं, अपन जिस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं, तो अपन काय पर चल रहे हैं, ये खर भाग के ऊपर, अपने निवास स्थान वगैरह जो भी चीजें हैं ये सब खर भाग के ऊपर हैं, ठीक है। अपन खर भाग के ऊपर रहते हैं। फिर खर भाग के बीच में और पंख भाग के बीच में क्या है, तो यहां पर क्या है, व्यंतरवासी और भवनवासी देवों के निवास स्थान है। व्यंतर और भवनवासी देव जो हैं उनके निवास स्थान इस खर भाग और पंख भाग में मिलते हैं। कौन कौन से देवों के, व्यंतर और भवनवासी, इनके। फिर हाँ सिली सा डाउट है, हाँ बोलो। व्यंतर स्वर्ग में रहता है ना या नहीं, इधर रहता है? 4 प्रकार के देव होते हैं। एक होते हैं व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। इसमें से व्यंतर और भवनवासी देव जो हैं वो यहाँ खर भाग और पंख भाग में इनके निवास स्थान होते हैं। ज्योतिषी देवों के विमान कौन से हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब ज्योतिषी देवों के निवास स्थान हैं। और जो वैमानिक देव हैं जिनको कल्पवासी कहा जाता है, कल्प मतलब स्वर्ग, वो ऊर्ध्वलोक में, स्वर्गों में रहते हैं, ठीक है। मतलब बस एक ही टाइप के देव स्वर्ग में रहते हैं? स्वर्गों में एक ही टाइप के देव रहते हैं, बाकी ये सब मध्यलोक में ही रहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि है क्या भवनवासी व्यंतर? इनका जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इनके जो इंद्र हैं सारे, वो सारे तो नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन इनका जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, ये जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कौन कौन से, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, तीनों, ठीक है। सिर्फ वैमानिक देव ही जन्म से मिथ्या सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, बाकी तीनों तो जो निकाय के देव जन्म से मिथ्या इंद्र हाँ इंद्र इंद्र वैमानिक हुआ ना? नहीं, इन सबके इंद्र अलग होते हैं। वो सौधर्म इंद्र, सौधर्म विमान का इंद्र है, ईशान विमान का इंद्र है। ऐसे असुर कुमार जाति, इनमें एक जाति अपन पढ़ेंगे अभी थोड़े 1-2 सूत्रों बाद। वो असुर कुमार जाति का अपना अलग इंद्र होगा, किन्नर जाति का अपना अलग इंद्र होगा। ऐसे हर इनमें भी टाइप्स, सब टाइप्स हैं। उस सब टाइप में हर एक का अपना एक एक इंद्र, इनका जो राजा होगा वो कहलाएगा मुखिया, जिसका शासन चलेगा, वो तो ये सम्यक दृष्टि होगा। 1 मिनट, कनिका दीदी कुछ बोल रही हैं, उसके बाद हाँ। भाई व्यंतर देवों के निवास स्थान, जैसे किसी हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी, तो अंजना जैसे जहाँ पे थी गुफा में भी था उनका निवास स्थान। तो हाँ क्या वो सिर्फ पृथ्वी के नीचे ही होते हैं या वो गुफा नहीं, में, पेड़? वो सब जगह पर पाए जा सकते हैं। ये उनके मुख्य निवास स्थान है। मुख्य उनके जो महल इत्यादि हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, खर भाग, पंख भाग में। इसके अलावा वो घूम फिर कहीं भी सकते हैं। व्यंतर की डेफिनेशन में क्या आता है, यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतराः, जो यहाँ वहां विचरण करते रहे, चंचल स्वभाव के होते हैं, उनको व्यंतर कहते हैं। वो यहाँ वहां घूमते रहते हैं। अभी इस कमरे में ही कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है। इतने व्यंतर होते हैं। वो कुछ करते नहीं है? कुछ नहीं करते। व्यंतरों अच्छा। व्यंतर और मनुष्यों की संख्या का अगर रेशो लगाए ना, तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 1000 व्यंतर, इतने इतने व्यंतर देव हैं, इतने, प्रत्येक मनुष्य पर 1000, इतने ज्यादा व्यंतर। दिखते नहीं है ना? दिखते नहीं, किसी रूप में दिख सकते हैं क्या? वो जिनको रूपी? चाहे उनके लिए दिख जाएं, जिनको चाहे उनके लिए ना दिखें, ऐसा है उनका विक्रिया अच्छा, स्वरूप ऐसा है। होता है। हाँ, तो व्यंतर कहाँ है, तो हमारे घर के आगे पेड़ पौधे लगे उसमें विराजमान है। हम जहाँ जूते चप्पल उतार रहे हैं वहां पर हो सकता है उनका निवास स्थान हो, मेरे कमरे में उसका निवास स्थान हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका मुख्य निवास स्थान यहाँ पाया जाएगा, इधर उधर घूम सकते हैं। सौरभ भैया कुछ बोल रहे थे? खर और पंख भाग के बीच में ही वो रहते हैं। हाँ, खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। मैं से पूछ रहा था कि अपना कुछ, जैसे वेंतर किसी को बोलते हैं ना कि वेंतर बाधा आ गई है, हाँ, तो ये इन्हीं देवों के वजह से होती है क्या? ये इन देवों, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अपने अंदर नहीं घुस जाएंगे ये, लेकिन जैसे कोई पावरफुल रहता है, वो जैसे पपेट चलाता है अपनी, वैसे हम इनकी पपेट बन सकते हैं। फिर ये हमको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आत्मा में घुस गए, कोई अपने उसमें घुस गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको व्यंतर बाधा कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल अपन 4थे अध्याय में आएगी,
जब देवों के बारे में, हर निकाय के देव के बारे में स्पेशल वर्णन पढ़ने को मिलेगा, तब इनमें कितने सब टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर, 10 प्रकार के भवनवासी, ठीक है। तो उसमें और अपन डिटेल देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं ये। हितेन कोई एक चीज पूछने वाले थे। नहीं, नहीं वही अभी क्लियर हो गया, मतलब वो हर जगह विचरण कर सकते हैं। ठीक है। हाँ श्रेयस भैया। अरे अभी तुमने कहा कि खर भाग और पंख भाग को डिवाइड कैसे करते हैं, उनके बीच में कौन बीच में रहते हैं कि उनमें रहते हैं खर और उनमें पंख? ये जो पूरा 16,000 योजन का पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें रहते हैं। इसमें रहते हैं। तो ये डिवाइड कैसे होता है, मतलब ये इसका भाग कैसे होता है खर और पंख के यहाँ पर बीच में? उनके निवास स्थान है, यहाँ पर है ना लेयर्स बनी अच्छा हुई है। स्थान है। हाँ, ओके ओके ठीक है। उनके महल जैसे बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। भवनवासी देवों के और व्यंतर देवों के, ठीक है, खर भाग और पंख भाग में। अब अपन क्या बोलते हैं, अधोलोक में ये किसके निवास स्थान हो गए, व्यंतरवासी और भवनवासी देवों के। अपन बोलते हैं अधोलोक में नरक भी हैं। तो पहली पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी के ये 3 हिस्से, ठीक है, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से। पहले और दूसरे भाग में तो व्यंतर और भवनवासी देव रहेंगे। तीसरा जो अबहुल भाग है, उस अबहुल भाग में पहली पृथ्वी के नरक चालू होंगे, ठीक है। तो नरक कहां से शुरू हो रहे हैं, अबहुल भाग से शुरू हो रहे हैं। उसके ऊपर वाले भाग में नरक नहीं है, वहां पर देवों के निवास स्थान। समझ में आ गया, नरक अबहुल भाग में है, ठीक है। फिर दूसरी पृथ्वी से ऐसा नहीं होता है, दूसरी पृथ्वी से सिर्फ नरक के बिल है, वहां पर निवास स्थान किसी देवों का नहीं रहेगा। शर्करा प्रभा जो है, वहां पर पहली पृथ्वी के शुरू होते से ही नरकों के बिल चालू हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब अपन आगे देखेंगे। इतना समझ में आया सबको, रत्न प्रभा पृथ्वी का स्ट्रक्चर? यस मतलब यस। मनुष्य नहीं जा सकता क्यों? हाँ, जैसे मनुष्य, चांद पे जा रहे हैं वो भी चांद है नहीं एक्चुअल में, वो भी चांद एक्चुअल तक तो चांद पहुंच तो ही है नहीं ही नहीं, सकते। ठीक है। चांद सूर्य के ऊपर भी है, सबसे लंबा चांद अंतिम ग्रह हाँ, वही है। उससे भी ऊपर है चांद तो। सूर्य के ऊपर है चांद, राइट। हाँ, हाँ, कोई जा ही नहीं सकता ये देखो यहाँ पर जो और खर भाग साइंस है नहीं ना, पहुंच सकता। हाँ, ये जो खर भाग है, इस खर भाग के 16 पार्ट्स हैं। 16,000 योजन का है ना, तो इसके हजार हजार योजन के 16 पार्ट्स हैं। इसके और सब डिविजन हो गए हैं, जो मैंने इतना डिटेल बताया नहीं था, लेकिन इस बात पर निकला कि मनुष्य नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसके जो 16 पार्ट्स हैं, इसमें जो पहला पार्ट है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, ठीक है, जिसके ऊपर अपन रहते हैं। वो 1000 योजन मोटी है, ठीक है। वो 1000 योजन जितनी है, उतना अपन नीचे तक जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। उसके नीचे फिर देवों के निवास स्थान चालू हो जाएंगे। जो अपन सुमेरु पर्वत पढ़ते हैं, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत होता है। वो 1 लाख योजन का कैसे है कि 1000 योजन की उसके नीचे जड़ है, सुमेरु पर्वत की जड़ है। ऊपर 99,000 योजन का है, और उसके ऊपर 40 योजन की चूली का, मतलब उसका जो टॉप है वो 40 योजन का है, ठीक है। तो जहां तक सुमेरु पर्वत की जड़ है, वो चित्रा पृथ्वी कहलाती है। इस खर भाग में सबसे ऊपर वाला पार्ट 16,000 योजन का है, तो उसके 16 इक्वल पार्ट्स 1000 योजन के करे पहली पृथ्वी का नाम चित्रा पृथ्वी। वहां तक सुमेरु पर्वत की जड़ जाती है, वहां तक मनुष्यों की अप्रोच है, ठीक है। अपन जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो सिद्ध चक्र विधान में अर्घ होते हैं अधोलोक सिद्ध, ऊर्ध्वलोक सिद्ध, मध्यलोक सिद्ध, इनको अर्घ चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अधोलोक सिद्ध कौन से हो गए, तो वो क्या करते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे मुनिराज, जो इन जो गुफाएं हैं, इस जड़ जो है सुमेरु पर्वत की या पर्वतों की जड़, इनकी गुफाओं में नीचे जाकर के तप करते हैं। उधर तप करते हैं ना, तो वहां उनका कर्मों का क्षय हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो क्योंकि वो अपनी पृथ्वी से नीचे थे, इसलिए उनको अधोलोक सिद्ध कहा गया, ठीक है। तो वो कितना नीचे तक जा सकते हैं, 1000 योजन नीचे तक, फिर वहां से तप करके वो मोक्ष हो जाएंगे, उनको अधोलोक सिद्ध। जो मध्यलोक से मोक्ष जाएंगे सीधे, उनको मध्यलोक सिद्ध। और जो ऊपर, जो सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ के किसी गुफा में बैठ गए, वहां से तप करके फिर मोक्ष गए, तो वो ऊर्ध्वलोक सिद्ध कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सुमेरु पर्वत मैं की बोल रहा हूँ। 1,40,000 योजन की ऊंचाई है, जिसमें से ठीक। नीचे 1000 योजन की जड़, 99,000 का पर्वत, और ऊपर 40 योजन की चूलिका होती है।
पर है मध्यलोक में ही ना पूरा, हाँ, जितना बड़ा सुमेरु पर्वत का विस्तार है उतना ही बड़ा उतना ही मध्यलोक। मध्यलोक है। हाँ, एग्जैक्ट उतना ही ठीक है, मध्यलोक है। सुमेरु ठीक है, ठीक है। पर्वत के ऊपर जो चूलिका है 40 योजन का टॉप, जैसे सपोज ये चूलिका हुई, ये सुमेरु पर्वत का बेस, और यहाँ से एक चूलिका है 40 योजन की। ठीक है, इस चूलिका से एक आड़े बाल के अंदर से ऊपर वो चालू हो जाता है, स्वर्गलोक चालू हो जाता है एक आड़े बाल के अंतर से। ठीक है, तो जितना सुमेरु पर्वत है बस उतना ही बड़ा मध्यलोक है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल अपन देखेंगे जब मध्यलोक का वर्णन पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने बेसिक समझ लिए हैं। इसके तुमने बाद अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया भाई। हाँ, थैंक यू। है ना, एक अपने को एक टाइम का बेसिक और देख लेते हैं, इसके बाद कल से अपन सूत्र चालू करेंगे। ये अपन ने डिस्टेंस के यूनिट्स देख लिए थे नापने के लिए, एक टाइम की देख लेते हैं। टाइम क्या होता है, पल्य में या सागर में नापा जाता है। अपन बहुत बहुत बोलते हैं कि इस देव की आयु इतने सागर की आयु लेके वहां उत्पन्न हो गया, या सर्वार्थ सिद्धि में देवों की आयु 33 सागर की होती है। तो इसको समझना है कि सागर होता कितना है एक्चुअली, या पल्योपम की आयु होती है। ठीक है, जैसे देवियों की जो आयु होती है वो जैसे कुछ पल्योपम की आयु होती है, सौधर्मिंद्र की आयु एक सागरोपम की होती है। ठीक है, तो ये पल्य क्या है, सागर क्या है, तो एक समझने के लिए तो समझ लो कि असंख्यात वर्षों का एक सागर या एक पल्य भी असंख्यात योजन का बन, असंख्यात वर्षों का बनता है। असंख्यात मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उपमा आचार्यों ने कैसे दी है। तो अब देखो, अपन ने योजन पढ़ा ना, ठीक है, उसमें से महायोजन लो, एक महायोजन का गड्ढा, महायोजन कैसा, क्यूब शेप का गड्ढा बनाना है। एक महायोजन उसकी लंबाई, एक महायोजन चौड़ाई, और एक महायोजन अंदर गहरा, इतना बड़ा गड्ढा करो। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या डालना है मम्मा? हाँ बाल, बाल डालने हैं। किसके बाल डालने हैं? ये बताया था महाराज जी ने मेरे हाँ, को। ठीक है, समझ रहे हो, एक योजन महायोजन कितना बड़ा है, वही बहुत बड़ा है अपने लिए। उसके अंदर बाल डालने हैं, अपने बाल नहीं डालने हैं। अपने बाल तो बहुत मोटाई वाले हैं, अपने से कम मोटाई वाले जघन्य भोग भूमि वाले के, उससे कम मोटाई वाले मध्यम भोग भूमि वाले के, उससे कम मोटाई वाले उत्कृष्ट भोग भूमि वाले के। उसमें भी मनुष्य के बाल नहीं डालने, भेड़, शीप जिसको बोलते हैं ना, उस भेड़ के बाल डालने हैं। वो भी भेड़, मैच्योर भेड़ नहीं, जन्मे हुए 1 से 7 दिन के अंदर का होना चाहिए वो भेड़ का बच्चा। उस 1 योजन लंबाई, 1 योजन चौड़ाई और 1 योजन गहराई वाले गड्ढे में उस भेड़ के बाल भरने हैं। कब तक भरने हैं? इतने छोटे बाल। ऐसे भरे जाएं, ऐसा नहीं, हाँ सही बोल रहे हो, एक्चुअली नहीं भरना है, अपन सिर्फ उपमा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, उपमा है। यदि भरे जाएं तो भरे जाएं कितने, कि उसको इतना ठसाठस भर दो कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चला दो। तो जैसे वो एक सेटिस्फाइंग वीडियोस आते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स में, कि वो ऐसे स्पंज जैसी बॉल्स को ग्लास के अंदर प्रेस करता है, जिसके बाद एक पिन बराबर जगह नहीं बचे। ठीक है, वैसे चक्रवर्ती की सेना चला देंगे तो वो बाल कैसे एकदम उसके टॉप तक कैसे एकदम फिक्स भर जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ या ना करोगे सब? हाँ, आ रही है। है ना, एकदम वैसे फिक्स भर जाने चाहिए टॉप तक, इतने बाल भरने हैं। फिर प्रत्येक 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। प्रत्येक 100 वर्ष में एक बाल निकाला, फिर 200 हो गए, फिर दूसरा निकाला, फिर 300 हो गए, फिर तीसरा निकाला, 400 हो गए तो चौथा निकाला। ऐसे जब वो गड्ढा खाली होगा, है ना, इतना बड़ा गड्ढा इतने छोटे छोटे बालों से, प्रत्येक 100 वर्ष में एक बाल निकालने पर जब वो खाली होगा, तब एक पल्य कहलाएगा। कौन सा पल्य? व्यवहार पल्य। है ना, पल्य के 3 प्रकार देख रहे हैं अपन, तो वो कहलाएगा एक व्यवहार पल्य। फिर वापस भर दो, फिर निकालना चालू करो। ठीक है, हर 100 वर्ष में एक बाल निकालो। ठीक है, फिर दूसरा व्यवहार पल्य, फिर भर दो, फिर निकालो, फिर तीसरा व्यवहार पल्य। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्य कर देंगे तो एक उद्धार पल्य बनेगा। ठीक है,
असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य बनेगा, फिर वापस भर दो, फिर निकालना चालू करो प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार। फिर ऐसे एक उद्धार पल्य, 2 उद्धार पल्य, 3 उद्धार पल्य, ऐसे असंख्यात उद्धार पल्य कर दोगे तो एक अद्धा पल्य बनेगा। 3 प्रकार के पल्य देख लिए हमने। सबसे पहली बार व्यवहार पल्य, जो पूरा गड्ढा निकालने पर बनेगा। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य बनेगा। ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य बनेगा। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर बनता है। सबको समझ में आया सागर कितना बड़ा है? भाई मेरे मैथ्स में कभी अच्छे नंबर नहीं आए। तो भी आप सीए बन गई, देखो। ये लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए हाँ वैसे। भाई, कैलकुलेशंस तो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये मैं लिख के भेज दूंगा एक जगह पर तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, चैट में देख लेना आप लोग। लेकिन अपने को समझ में एक उपमा अपने को इतनी पता चल जानी चाहिए कि सागर कितना बड़ा होता है। पल्य ही कितना बड़ा है तो सागर कितना बड़ा होगा। हाँ बोलो। बोल नहीं होते इतने सागर की उम्र जीते। बहुत मस्ती करने को होती है इतने सागरों की उम्र में स्वर्गों में। ठीक है, इतने भोग कि समझ में नहीं आता भैया कि आयु तप कर पूरी लो कब हो खूब, जाएगी। इस जन्म में तप कर लो तो सब भोग मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ पर तप करो, सीधी सी बात है। तो सागरों तक इतने सुख भोगने को मिलेंगे। और जो ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं, जिनको लोकांतिक देव कहा जाता है, अथवा जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, उनकी आयु सबसे ज्यादा होती है। इन ब्रह्म स्वर्ग वालों की नहीं, सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु होती है। वो 33 सागर इतनी लंबी आयु सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, सिर्फ धर्म चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा, और कुछ नहीं करते। वो 33 सागर उनको कहीं जाना आना है ही नहीं, वो अपने विमान से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं। श्रेयस भैया कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो अपन ने आज क्या क्या देख लिया? अपन ने डिस्टेंस नापने की यूनिट्स को समझ लिया है। अपन ने लोक की रचना एक स्थूल रूप से देख ली है। अपन ने नीचे जो 7 पृथ्वियां होती है उसकी रचना देख ली है। ठीक है, और पहली पृथ्वी की रचना अपन ने देख ली, उसके क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लिए। वात वलयों के बारे में पढ़ लिया, और समय नापने की जो इकाई होती है उनके बारे में अपन ने डिटेल देख ली। ठीक है, यहाँ अपनी भूमिका बन गई है। अब अपन कल से तीसरे अध्याय का पहला सूत्र चालू करेंगे। ठीक है, ये इमेज उसमें डाल देना ना ग्रुप में, कौन तीन सी? लोग ये वाली। जो इमेजेस हैं, हाँ मैं डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ अपन कल से अब तीसरा अध्याय अच्छे से प्रारंभ करेंगे, तो अपने को अब समझ में आएगा कि ये जो अपने को डिस्टर्ब होता था बीच में, होता कि ये योजन क्या होता है और राजू क्या होता है और सागर क्या होता है, तो अपन ने इन सब चीजों को पहले समझ लिया। अगर बीच में कुछ ऐसी चीज आती है जिसमें अटकते हैं तो अपन उसको बीच में समझ लेंगे। मैक्सिमम पार्ट अपना कवर हो चुका है, भूमिका अपनी बन चुकी है। कल से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज कुछ मैं पढ़ाया? 2 दिन नहीं रह पाऊंगा। आप कहीं जा रहे हो? हाँ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं, उसमें से देख लेना यूट्यूब पे से। ठीक है, मैं इमेजेस डाल देता हूँ अभी, और ये जो सागर वाले मैंने कैलकुलेशन बताई ये भी मैं डाल दूंगा एक बार ग्रुप पर, तो एक पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज जो पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? जिनवाणी स्तुति करने के लिए सभी हाथ जोड़ेंगे अपने। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। गायत्री सर करेंगे।